से स्वागत किया जाए हमारे मुख्य अतिथि का। केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वरिष्ठ नेता, ग्वालियर के लिए ही नहीं, चंबल के लिए ही नहीं, मगर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हमारे संग जुड़ चुके हैं इस आखिरी और बेहद खास सेशन के लिए। हमारे आज मुख्य अतिथि इंडिया न्यूज मंच ग्वालियर के हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सिंधिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो यहाँ हमारा जो खास ये इंडिया न्यूज मंच ग्वालियर में आज हुआ है, पूरे दिन हमने चर्चा की है ग्वालियर कैसे उड़ान भर रहा है, ग्वालियर कैसे स्मार्ट बन रहा है, ग्वालियर कैसे सशक्त बन रहा है, ग्वालियर कैसे सुरक्षित बन रहा है, और उसी पे चर्चा करेंगे हमारे इस आखिरी सेशन में। इस सेशन से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे खास मेहमान जो विशाल माथुर जी यहाँ हैं वो स्टेज पे आए। विशाल माथुर जी, आप आए स्टेज पे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उनके एक ट्रॉफी का भी अनवेल करेंगे, जो ये खास एक पोलो का कप होता है, मथुरा दास माथुर पोलो कप, जो समाज सेवी फ्रीडम फाइटर के नाम रखा गया। ये कप, उस ट्रॉफी का ये अनवेलिंग होगा। सीजन 3 है ये इस ट्रॉफी का। सिंधिया जी के हाथ ये ट्रॉफी का अनवेल होगा। तालियों के साथ मैं चाहूंगा इस पल का अभिनंदन हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा सिंधिया जी मंच पे उपस्थित रहें, और अब सीधा हम अपने आखिरी और विशेष सेशन का रुख करते हैं। तो साथियों, जैसे कि इंडिया न्यूज एक्स एक कार्यक्रम कर रहा है, ग्वालियर में अपना ये कॉन्क्लेव कर रहा है। उदय न्यूज एक्स के मेरे साथी हैं, एंकर हैं, और मैं तो ग्वालियर का ही रहने वाला हूं। इंडिया न्यूज में हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्र में मंत्री हैं। आज हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। हम बातचीत करने वाले हैं कि आखिर प्रदेश क्या कहता है, देश क्या कहता है, और दुनिया क्या कहती है। ज्योतिरादित्य जी, ग्वालियर से आप केंद्रीय मंत्री हैं, और जब से मंत्री बने हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय आपको मिला है, स्टील मंत्रालय भी मिल गया है, और अब तो स्टील मंत्रालय में ये चर्चा भी चली है कि जब से मंत्रालय मिला है शेयर बाजार बढ़ गए हैं स्टील के, थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन हकीकत में बढ़ गए हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं सबसे पहले कि बतौर नागरिक उड्डयन मंत्रालय, बतौर स्टील मंत्री आप क्या करने जा रहे हैं जिससे वाकई ये लगे कि हाँ आगे बढ़ रहे हैं देश में, प्रदेश में और देश में, दोनों जगह। अच्छा, पहले तो मैं ये कह दूं कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हमारे पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, मैं कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। ये दोनों क्षेत्र, नागरिक विमानन क्षेत्र और इस्पात, दोनों भी किसी भी देश के प्रगति और विकास के साथ जुड़े हुए अंश हैं। पहले मैं नागरिक विमानन क्षेत्र की मैं बात करूं। पहले एक ज़माना होता था मनोज, करीब 20, 30, 40 साल पहले, कि मांग उठती थी एयरपोर्ट्स की और फ्लाइट्स की केवल उन शहरों में जहां प्रगति और विकास की एक गति हो, नहीं तो आप किस आधार पे मांग रहे हैं। अब वो एक जो परिभाषा है प्रधानमंत्री जी के 8 साल के कार्यकाल में, उस परिभाषा को ही पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने नगरीय विमानन क्षेत्र में जो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया, और वो ये है कि ये क्षेत्र सदैव केवल एक श्रेणी के लोगों के लिए समझा जाता था। देश की आबादी की केवल 5% के लिए, 2% के लिए। पर प्रधानमंत्री जी ने इस क्षेत्र का वास्तविक तौर में लोकतांत्रिकरण कर दिया है, प्रजातांत्रिकरण कर लिया है। और वो कैसे?
उड़े देश के आम नागरिक की योजना, जो एक वायबिलिटी गैप फंडिंग के आधार पर एक सब्सिडाइज स्कीम, जिन क्षेत्रों में वर्तमान में आपको या मुझे लगे कि यहाँ मुनाफा नहीं है प्लेन चलाते हुए, वायबिलिटी गैप फंडिंग के आधार पर वहाँ एयरपोर्ट स्थापित करना, वहाँ प्लेन कनेक्टिविटी देना, और उस प्लेन कनेक्टिविटी के आधार पर एक आवागमन की सुविधा आम जनता को वहाँ सस्ते दाम पे उपलब्ध कराना। उदाहरण के तौर पे ये जो आपके पॉकेट में डब्बा रहता है जी, दिन रात, मतलब ये बड़ी अजीब विडंबना है, क्योंकि मैं दूरसंचार मंत्री भी रहा हूँ जी जी कि हम लोग परिजनों के बिना रह सकते हैं लेकिन डब्बे के बिना नहीं रह सकते। तो ये डब्बा जब आया था हमारी जिंदगी में 1993 में, तब ये डब्बा भी केवल कुछ श्रेणी के लोगों के लिए सीमित था, देश के आधे प्रतिशत आबादी के लिए। क्यों? क्योंकि ये डब्बा स्वतः ही 1-1.5 लाख का था, और अगर आपने इस डब्बे को उठा के बात की तो 16 रुपए प्रति मिनट आपको खर्चा देना पड़ता था। आज ये डब्बा आपको 3,000 रुपये, 3,500 रुपये में उपलब्ध हो जाता है, और अगर आपको किसी से बात करना है तो वो निःशुल्क आप बात कर सकते हो। अब चार्ज केवल डेटा के लिए होता है, वॉइस के लिए नहीं। वही एक दृश्य नागर विमानन क्षेत्र में आ चुकी है। 15-20 साल पहले आपको अगर दिल्ली बॉम्बे या दिल्ली कलकत्ता या कलकत्ता चेन्नई जाना होता था तो 30,000, 40,000, 50,000 रुपये का भाड़ा होता था। आज 5,000 रुपये में, 7,000 रुपये में, 8,000 रुपये में आप आराम से इन क्षेत्रों में पहुंच सकते हो। तो जो एक लो वॉल्यूम हाई मार्जिन बिजनेस होता था एक डब्बे का या नगरीय विमानन का, वो अब एक हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस में परिवर्तित हो गया है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का आर्ग्यूमेंट। कोविड के पहले हमारे पास 14.5 करोड़ यात्री भारत में ही एक साल में उपलब्ध हुए थे, और अगर मैं नागर विमानन क्षेत्र का क्लोजेस्ट कंपेटिटर को देखूं रेलवेज में, और वो केवल हम देखें फर्स्ट एसी और सेकंड एसी तक सीमित, क्योंकि एयरलाइन का प्रोडक्ट अपने आप में ही एयर कंडीशन का प्रोडक्ट है, तो कंपटीशन का केवल उस भाग को दे सकते हैं, संपूर्ण रेलवे नेटवर्क नहीं। फर्स्ट एसी सेकंड एसी में करीब 18.5 करोड़ लोग यात्री सफर करते हैं। तो नागर विमानन क्षेत्र और रेलवे में करीब 4 करोड़ का अंतर है वर्तमान में, लेकिन रेलवे का क्षेत्र 5.6% के आधार पर वृद्धि कर रही है, नागर विमानन क्षेत्र 10.5% के आधार पर वृद्धि कर रही है। तो वो दिन भी दूर नहीं जहां नागर विमानन क्षेत्र भी आवागमन की ढांचे का एक मुख्य अंश होगा, और यही हमारा लक्ष्य है। 2013-14 में हमारे 74 हवाई अड्डे थे, आज 141 हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और वाटरड्रोम हो गए, मतलब ऑलमोस्ट दुगना, और वैसे ही फ्लीट साइज पे। तो हमारा उद्देश्य है कि ये जन जन तक सुविधा पहुंचाना है, सस्ते दाम पे पहुंचाना है, इंक्लूसिविटी भी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, IAA, ये हम लोगों का स्लोगन है नागर विमानन क्षेत्र में। अब आप आए इस बात पे, अब मैं जानता हूं कि मैं थोड़ा ज्यादा समय ले रहा हूं, क्योंकि बार बार उदय और आप जी जी कह रहे हैं, मतलब कि अगले एक प्रश्न के लिए आतुर हैं। इस्पात के क्षेत्र में किसी भी देश की आर्थिक विकास के साथ इस्पात का क्षेत्र जुड़ा हुआ है, और आज हमें बड़ा गर्व होना चाहिए कि भारत विश्व का द्वितीय उत्पादक इस्पात के क्षेत्र में, विश्व का प्रोडक्शन करीब 2000 मिलियन टन का है, जिसमें से भारत का वर्तमान का प्रोडक्शन कैपेसिटी करीब 155 मिलियन टन का है। और हमारी ये कोशिश है कि 2030 तक ये 155 मिलियन टन को हमें 300 मिलियन टन तक पहुंचाना है। उसके लिए जो हमने संकल्प लिया है, उसके आधार पर रॉ मटेरियल उपलब्ध होना चाहिए, जो इस्पात के क्षेत्र में कोकिंग कोल और आयरन ओर है, और उसी के साथ जो हमारे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं, मतलब बड़े बड़े वाले, और सेकेंडरी स्टील सेक्टर है, मतलब मध्यम लघु उद्योग जैसे ही मध्यम श्रेणी के,
वहां उनको तीव्र गति देने के लिए मेरी जवाबदारी है कि मैं मंत्री ना बनूं, लेकिन मैं फैसिलिटेटर बनूं, मैं मददगार व्यक्ति बनूं मंत्रालय के आधार पर, कि ताकि उनका मार्ग हम लोग प्रशस्त कर पाए, ताकि भारत आने वाले दिनों में और उभर पाए। क्योंकि हम आज चंबल में मौजूद हैं ज्योतिरादित्य जी, तो दिल्ली की बात से अब मैं ग्वालियर की बात भी करता हूं। आज हमने पूरे दिन चर्चा की है स्मार्ट ग्वालियर के बारे में, सशक्त ग्वालियर के बारे में, सुरक्षित ग्वालियर के बारे में। तो कितनी उड़ान भर रहा है ग्वालियर आपके नज़रिए में? और कल ही शायद आपने ट्वीट भी किया कि आप आए थे एक A321 एयरबस में, तो ये भी एक बात का प्रतीक है। पिछले वर्ष करीब 13-14 महीने पहले जब मैंने प्रभार संभाला, मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 425 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स होती थी प्रति हफ्ते। जबलपुर में 2 फ्लाइट्स या 3 फ्लाइट्स आती थीं, भोपाल में तीन शहरों के साथ जुड़ाव था, इंदौर में 8 शहरों के साथ जुड़ाव था, ग्वालियर में 3 शहरों के साथ जुड़ाव था। आज जबलपुर में 10 शहरों के साथ जुड़ाव है, भोपाल 9 शहरों के साथ जुड़ा हुआ है, ग्वालियर 9 शहरों के साथ जुड़ा हुआ है, और इंदौर 20 शहरों से साथ जुड़ा हुआ है, और उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय दुबई के साथ भी मैंने इंदौर को जुड़वा दिया है। तो ये एक प्रगति हुई है जो 425 एयर ट्रैफिक मूवमेंट से आज मध्य प्रदेश में हम करीब 950 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स तक हम लोग पहुंच गए। और इसी तारतम्य में जो ग्वालियर 2-3 शहरों के साथ जुड़ा था, आज दिल्ली के साथ जुड़ा है, बम्बे के साथ जुड़ा हुआ है, बेंगलोर के साथ जुड़ा है, हैदराबाद के साथ जुड़ा है, कोलकाता के साथ जुड़ा है, चेन्नई के साथ जुड़ा है, छोटे छोटे शहरों के साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी भोपाल के साथ है, इंदौर के साथ है, जबलपुर के साथ है। तो पूरे ग्वालियर को एक हब एंड स्पोक के आधार पर जुड़ाने की भी हमारी कोशिश रही है। और जब मैंने देखा कि दिल्ली की कनेक्टिविटी के फ्लाइट में हम लोग 90% कैपेसिटी तक आ गए हैं, तो मैंने निवेदन किया इंडिगो से कि अब आप ATR 72 सीटर को हटाकर एयरबस 320 जिसकी कैपेसिटी 180 की है, मतलब 2.5 गुना ज़्यादा कैपेसिटी का प्लेन आप लेके आए। और मैं उनको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। 8 तारीख को इसकी शुरुआत हुई और कल जब मैं फ्लाइट में आया हूँ, मतलब 2 दिन के अंदर मैं 107 यात्रियों से आया हूँ। और जब मेरा आगमन हुआ, मैं प्रस्थान के काउंटर पे गया और 144 यात्री ग्वालियर से दिल्ली वापस जा रहे हैं। तो वो कैपेसिटी बढ़ रही है और डिमांड क्रिएशन हो रहा है। तो जिस मार्केट को हमने पहले एक बीज बोया था, धीरे धीरे करके वहां से अब डिमांड बढ़ रही। यही स्थिति जबलपुर की हो रही है, यही स्थिति आज इंदौर की हो रही है, यही स्थिति आज भोपाल की हो रही है। तो मध्य प्रदेश जो देश के हृदय स्थल में स्थापित है, ये कनेक्टिविटी का भूखा था और आज वो कनेक्टिविटी पर्याप्त मात्रा में हम देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके आधार पर लोगों की आशाएं और अभिलाषाएं और बढ़ भी रही हैं और उसे पूर्ण करने की हमारी हवाई यात्रा करे, उसका सपना पूरा हो पाए। लेकिन बीच में कुछ ऐसी खबरें आई थी कि जो रेगुलेट करती है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो रेगुलेट करता है कि जो तमाम विमान कंपनियां हैं वो अपने किराए को बढ़ाए ना लें। शायद ऐसी खबर आ रही थी कि विमान कंपनियां अब खुद अपना किराया निर्धारित करेंगी, उनको इस तरह की छूट विभाग दे रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं ये मानता हूं गवर्नमेंट का काम नहीं है रेगुलेट करना जी। हमारा काम है वातावरण तैनात करना, ताकि आप उदय, हमारे दर्शक गृह में बैठे हुए लोग उस वातावरण में अपनी हुनर दिखा पाए। वो वातावरण तैनात करने की जिम्मेदारी सरकार की। नागर विमानन क्षेत्र कभी भी एक रेगुलेटेड क्षेत्र नहीं रहा है। बहुत सालों पहले डीरेगुलेट किया गया। ओपन स्काई पॉलिसी मेरे पूज्य पिताजी लेके आए थे जी। तो एक रेगुलेटेड सेक्टर नागर विमानन क्षेत्र नहीं है। लेकिन हां, केवल कोविड के समय में हमने एयरफेयर के बैंड्स तय किए, अपर बैंड और लोअर बैंड। अपर बैंड इसलिए
ताकि किसी भी यात्री से मोनोपोली प्रॉफिट्स कोई व्यक्ति ना ले। अब आपकी एक ही कनेक्टिविटी है, उदाहरण के तौर पे भोपाल में या इंदौर में, अब यात्री को आपके प्लेन में तो जाना ही है, तो भैया मैं तो लूंगा जितना लेना है, मुझे आना है तो आओ। अब बेचारे यात्री के पास कोई चारा नहीं है, उसको चेन्नई पहुंचना है। फिर चप्पल वाले का क्या तो होगा? सुन लीजिए ना, तो उस यात्री को की रक्षा करने के लिए हमने एक अपर प्राइस बैंड रखा ताकि मनोज मनु अपने मन के आधार पर चार्ज न कर पाए। ठीक बात। और वैसे ही हमने एक लोअर बैंड रखा। अब उसका उदाहरण मैं दे दूं। अब उदय की पूर्ण क्षमता है मार्केट में, उदाहरण के तौर पे मैं मान लूं कि उदय जी जो हैं मार्केट के 80% को कंट्रोल करते हैं। अब जो मनोज जी हैं वो बाकी 20% में ऑपरेट कर रहे हैं। तो उदय जी का क्या लक्ष्य होगा कि भैया इतना प्राइस गिरा दो कि इसकी तो ऐसी की तैसी हो जाए और ये बंद हो जाए। और मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे हमारे जो कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनको मुझे चॉइस देना है। ये ना कि इनके पास ही ये कैद हो जाएं। इनके पास चॉइस होना चाहिए, मनोज जी के पास जाएं। और मनोज जी की हिंदी तो वैसे ही इतनी क्लिष्ट है, हम सब इन मनोज जी की बात सुनते ही हैं, आपसे थोड़ी कम। तो इसलिए उस वातावरण को तैनात करने के लिए हमने प्राइस फ्लोर भी निर्धारित किया ताकि उदय जी जो हैं इतने लो न जाएं कि आपको मार्केट से निकाल दें जी। तो इसलिए ये दोनों बैंड को हमने कोविड के समय में तय किया, क्योंकि वो फ्री मार्केट नहीं था, सभी के प्लेन्स बंद पड़े थे, टारमैक पे पड़े थे। जब कोविड का वातावरण, अब जो हम मानते हैं जो 4 लाख यात्री प्रतिदिन प्री कोविड हमारी संख्या थी, हम लोग करीब करीब वहां तक पहुंच गए। और जब मैंने देखा कि इस हमारे इंडस्ट्री में वातावरण अब स्टेबलाइज हो रहा है, देश में वातावरण स्टेबलाइज हो रहा है, रोज करीब 3 से 3.5 लाख यात्री जा रहे हैं, तो फिर ये फेयर बैंड रखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने फिर हमारे मंत्रालय ने ये फेयर बैंड 31 अगस्त से हम लोग ने वापस ले लिए। जी, आपने कोविड की बात की तो एक देश में बड़ा संकट है। कोविड फिलहाल नहीं है, उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वैसे तो इस देश में जितने भी जानवर हैं सभी को बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन गौ माता यानी कि गाय के प्रति एक श्रद्धा भी है। और उस श्रद्धा के तहत अगर जो तस्वीरें इस वक्त तमाम राज्यों से आ रही हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। इसलिए हमने एक मुहिम के तौर पर, ITV नेटवर्क इंडिया न्यूज़ ने एक मुहिम के तौर पर सिंधिया जी से माना है, लंपी स्किन वायरस देश में वाकई चिंताजनक तस्वीर है। करीब 60-70 हज़ार गायें मर चुकी हैं, 35 से 40 हज़ार गायें अकेले राजस्थान में मरी है, लेकिन कोई सरकार इसको विचार करने को तैयार नहीं है, सोचने को तैयार नहीं है, बस आंकड़ों पर बात हो रही है। और अगर यही स्थिति रही है कि कोई स्टडी भी नहीं है, क्योंकि दूध बच्चे भी पीते हैं, जवान भी पीते हैं, बुजुर्ग भी पीते हैं, तो उसका क्या असर होगा, ये देश के सामने एक संकट हो जाएगा। सरकार क्या कर रही है इसे लेकर? जब आपने इस मुद्दे को उजागर किया है, मुझे विश्वास है कि भारत सरकार और हमारे राज्य सरकारों भी इस मुद्दे को बहुत गहराई से लेंगे और इस विषय पर जरूर आकलन करेंगे, क्योंकि अगर हमारी गौ माता हमारे लिए भगवान समान तो है ही, पर जीवनदायी है जी। जैसे आपने कहा, क्योंकि दूध हर व्यक्ति पीता है, चाहे वो बालक या बालिका हो या वृद्ध व्यक्ति हो, और गौ माता का संरक्षण करना भी हमारा दायित्व है। तो अगर वास्तविकता में ये बीमारी इतने जोरों से फैल रही है तो मुझे विश्वास है कि दोनों भारत सरकार और राज्य सरकारें भी जिन राज्यों में ये बीमारी फैल रही है जरूर तीव्रता से इस पर कार्रवाई करेंगे। मगर क्योंकि पशु पक्षी के बारे में बातचीत हो रही है तो मैं गौ माता से आपको चीता पे भी ले जाता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात इसी महीने मिलने वाली है। प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं श्योपुर जिले 17 तारीख को, आज मुख्यमंत्री जी भी आए थे निरीक्षण के लिए। तो ये कितनी बड़ी बात है मध्य प्रदेश के लिए, पर्यटन के लिए भी और हमारे जो पशु पक्षी के क्षेत्र के लिए। देखिए उदय, ये बड़ी बात केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, और पर्यावरण के दृष्टिकोण से अगर आप देखो तो ये बड़ी बात केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, केवल देश के लिए नहीं है, ये विश्व के लिए बड़ी बात है। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। बिग कैट, बड़े जानवरों का ट्रांसलोकेशन, सफल ट्रांसलोकेशन,
ये दुनिया में बहुत बिरले जगह में हुआ है, एक वातावरण से दूसरे वातावरण में सफलतापूर्वक उन्हें स्थापित करना। और आज ये जो कदम उठाया जा रहा है, ये एक ऐतिहासिक कदम है पूरे वन प्रणाली के लिए पूरे विश्व में। नामीबिया से हमारे चीता आ रहे हैं, मैंने सुना है फर्स्ट शिफ्ट में 2 नर और 1 मादी, और उसके बाद कुल मिलाकर आएंगे करीब 18 से 24 कुल मिलाकर। और कूनो पालपुर सबसे उपयुक्त जगह है इनके स्थापना के लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। एक बाड़ा, छोटा बाड़ा शुरुआत में, और एक बड़ा बाड़ा 500 हेक्टेयर 5000 हेक्टेयर का एक बड़ा बाड़ा भी वो वातावरण नियुक्त किया है। प्रे बेस भी हमने वहाँ स्वतंत्र किए हैं ताकि वो वातावरण भी चीता को मिल जाए। और इससे क्या होगा कि एक तो वन प्रणाली के क्षेत्र में भारत अग्रसर होगा। चीता हमारे देश में करीब 300-350 साल पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो गए थे, लेकिन हमारे देश में एशियाटिक चीता होता था, दोबारा उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एक जो डाइवर्सिटी, विविधता हमारे वन प्रणाली में भी है। विश्व के सबसे ज़्यादा टाइगर आज देश में हैं, शायद बहुत सारे तेंदुआ भी हमारे देश में हैं, हाथी हमारे देश में है, बाइसन हमारे देश में है, राइनो हमारे देश में है। और अब चीता की प्रणाली भी जब आएगी तो उससे एक उत्सुकता भी विश्व स्तर पर भारत के प्रति बढ़ेगी। और ये पट्टी आप देख लो, क्योंकि आप दोनों ये क्षेत्र को जानते भी हो, और ये पुराना एक कॉरिडोर रहा है। हम शुरू करें रणथंभौर से, राजस्थान से, वहाँ हमारा शेर है, वहाँ से आप चलें कूनो पालपुर में, अब चीता है, तेंदुआ भी वहाँ है जो बाड़े के क्षेत्र के बाहर है। वहाँ से आप आगे जाओ शिवपुरी, आने वाले जनवरी फरवरी में भूपेंद्र यादव जी के सहायता से, उनके आशीर्वाद से दोबारा हम लोग टाइगर शिवपुरी में स्थापित कर रहे हैं। और वहाँ से आप जाओ पन्ना, तो ये एक पूरा कॉरिडोर बन जाएगा वन प्रणाली के लिए, और पर्यटन के लिए भी बेहतर और होगा। उससे पर्यटन भी तीव्र गति से बढ़ेगी। और जो हमें समझना है हमारे देश में कि वन प्रणाली, पर्यावरण और पर्यटन और मनुष्य जाति, ये दोनों एक दोनों के सहभागी हैं। दोनों की प्रगति में और दोनों के विकास में दोनों का ही लाभ है। आपने सही कहा, आपके वरिष्ठ सहभागी हैं कमलनाथ जी। अभी उन्होंने कहा है कि मोदी जी, शिवराज जी और बीजेपी पॉलिटिकल टूरिज्म कर रही है। श्योपुर जो कि सबसे अति पिछड़ा जिला है, 2021 की रिपोर्ट है कि 21,000 बच्चे कुपोषित वहाँ पर हैं। एक बच्ची की भी मौत भी हो गई थी। उस पर देखने के लिए मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं, प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं, लेकिन चीतों के लिए फ़ोटो खिंचवाने के लिए श्योपुर पहुँच जाएंगे। देखिए, पॉलिटिकल टूरिज्म के माहिर अगर कोई हैं तो कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, पहले मतलब 15 महीने पहले आप भी कांग्रेस में ही थे? नहीं, 2.5 साल पहले। 2.5 साल पहले। हाँ, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। हाँ, इसलिए तो जो निर्णय मैंने लिया, क्योंकि मेरी सोच विचारधारा थी कि विकास के प्रति, प्रगति के प्रति, जनसेवा के प्रति एक सीरियसनेस के साथ सरकार काम करेगी। और जो भ्रष्टाचार का आलम तैनात हुआ, इसलिए मैंने वो निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी के तहत जो जनसेवा और प्रगति और विकास का तारतम्य चला है, उस तारतम्य में मैं अपने आप जनसेवा के पथ में भी इस मार्ग पे मैं प्रशस्त अपने आप को करूं। और जो पॉलिटिकल टूरिज्म की बात करते हैं, चुनाव आता है तो कांग्रेस के ये सारे नेता जिनका संदर्भ आपने लिया था जी, अच्छा, टूट पड़ते हैं। आप नाम भी लेना नहीं चाहते? मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं इसलिए मनोज, क्योंकि मैं मानता हूं कि
उनसे पूछना सरकार थी कि स्वयं सहायता समूह को वो मौका दिया जाए पोषण आहार उत्पादन का, पोषण आहार वितरण का, ताकि हमारी महिलाएं, हमारी ग्रामीण क्षेत्र के लोग उसके भागीदारी में आगे आ पाएं। वो बदल के बड़े बड़े कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देने की नीति क्यों लाई गई? और जब दोबारा मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तब उसी नीति को कैंसिल करके दोबारा जनभागीदारी में हमने दिलवाई। और जहां तक जो आंकड़े आए हैं, एक आंकड़े हैं कितनी बालिकाएं और बालक स्कूल में हैं और कितनी बालिकाएं और बालक स्कूल के बाहर हैं जी। उन आंकड़ों पर जो मुझे सूचना मिली है, शिवराज सिंह जी और मध्य प्रदेश की सरकार तीव्र गति से कार्य कर रही है। और जो आंकड़े हमारे पास हैं वो आंकड़े कैग रिपोर्ट के साथ मिलते हैं, और जो कैग रिपोर्ट के बताया गया है कि इतने बच्चों को नहीं मिला है, वो आंकड़े गलत हैं। और मैं ये स्पष्ट करके कहना चाहता हूं, चाहे केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, भ्रष्टाचार का एक तिनका भी दोनों सरकारों में स्थापित होने हम कभी नहीं होने देंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है और भाजपा की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी कहा है। उदय, आपने एक बयान अभी दिया था कि पॉलिटिकल टूरिज्म में अगर कोई माहिर है तो वो कांग्रेस पार्टी है, तो क्या आप मानते हैं कि फिर आजकल पॉलिटिकल टूरिज्म केरल और तमिलनाडु में भी चल रहा है? हम देख रहे हैं एक बड़ी यात्रा की शुरुआत हुई है। हर पार्टी स्वतंत्र है अपनी रास्ता, अपना मार्ग प्रशस्त करने के लिए। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी में अपने सीनियर नेताओं को जोड़ नहीं पाए, हम सब वाकिफ हैं कि अभी निकट पूर्व में गुलाम नबी आज़ाद जी के साथ जो श्रेय हुआ है, दूसरे जो सीनियर नेता हैं उनके साथ जो श्रेय हुआ है, जो पार्टी अपने परिवार को ही, अपने कुटुंब को ही, अपने कार्यकर्ता को ही, परिवार कुटुंब कार्यकर्ता मैं एक ही संदर्भ में लेता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि कार्यकर्ता परिवार के आधार पर ही है, उनको जोड़ नहीं पाए, वो पार्टी क्या भारत को जोड़ेगी? सिंधिया जी, एक बात है कि आपका एक डायलॉग है जो शोले में जैसे गब्बर सिंह ने एक डायलॉग दिया था, वैसा आपका एक, धन्यवाद आपने मुझे, हाँ वो सोने आपका एक डायलॉग, आपको सोने नहीं दूंगा। आपका एक डायलॉग है जब आप कांग्रेस में थे और आपने कहा था कि उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है। तो आप तो निकल लिए और आपने कहा कि अब मैं नहीं रहूंगा, लेकिन ऐसी ही कुछ बात आजकल मंत्रिमंडल में एक शिवराज जी के सहयोगी है महेंद्र सिंह जी, उनके उसूलों पे भी आंच आ रही है और वो भी टकराने की बात कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी जो है बेलगाम हो चुके हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है। शिवपुरी जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है पुरानी, वहाँ पर ड्रग्स, स्मैक और अवैध रेत का उत्खनन है। कल उन्होंने जब बैठक ली जिला योजना समिति की, उन्होंने कहा कि वाकई पूरे जिले में जाल फैला हुआ है और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, क्योंकि प्रशासन की ही निगरानी में ये हो रहा है। तो अब वो क्या करें, टकराएं? देखिए, जहाँ तक मुझे नहीं मालूम है कि क्या कल हुआ है शिवपुरी में, पर जो उनका वक्तव्य था, उन्होंने स्वयं जाके मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात भी हो गई है। जो स्पष्टीकरण उन्हें देना था उन्होंने दे दिया है और ये मुख्यमंत्री और उनके मंत्री के बीच की बात है। इस पर मैं टिप्पणी करूं ये उचित मैं नहीं मांगता, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक आपने शिवपुरी की बात कही, स्मैक का और बाकी ड्रग्स का, ये एक सामाजिक दुष्टता है जो केवल शिवपुरी तक सीमित नहीं है, हमारे बड़े बड़े शहरों में है, हमारे छोटे छोटे शहरों में। और आज क्या हो रहा है मनोज, जिसकी मुझे बड़ी चिंता है कि जो बड़े बड़े होलसेलर्स होते थे ड्रग्स के, उन्होंने भी ये समझ लिया है कि अगर हम छोटे छोटे पैकेट्स में किफ़ायती तौर पे ड्रग्स को हम बेचें तो फिर उसका जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ेगा और उससे जो हमारे नौजवान हैं वो इसके आदी बन रहे हैं। क्या शिवपुरी गुना में ऐसा हो रहा है? शिवपुरी में, केवल शिवपुरी गुना में नहीं, बहुत सारे शहरों में हो रहा है और ये सबसे बड़ा श्राप है, सामाजिक श्राप है। और इसके लिए हमें अपने नौजवानों को भी सतर्क करना होगा, सामाजिक तौर पर हमें जिम्मेदारी भी लेनी होगी और जरूर इस श्राप का समापन करना होगा।
लेकिन इसकी जिम्मेदारी केवल मैं नहीं मानता कि प्रशासन या शासन, परिवार के अंदर हमारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपने परिजनों को इस मामले पर हम लोग सतर्क कर पाए। ड्रग्स एक शहर तक सीमित नहीं है, ये विश्व व्यापक एक श्राप है विश्व पर उससे निजात पाना, मैं नहीं मानता कि केवल कोई सरकार या कोई कर्मचारी इस पर निजात पा पाएगा। हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सामाजिक तौर पे भी, अपने परिवार के अंदर भी। जिस तरह भ्रष्टाचार पे भी अगर हम लोग जीत हासिल करना चाहते हैं, तो वो हम जब हासिल कर पाएंगे जब हम अपने परिवार के अंदर भी अच्छे लक्षण, अच्छे मूल्य, अच्छे सिद्धांत अपने बच्चों में, परिजनों में हम लोग दे पाए। ये बहुत बड़ी बात और नेतृत्व से भी हम वही आशा है, क्योंकि नेतृत्व को जब हम देखते हैं उस रास्ते पे चलते हुए जैसे प्रधानमंत्री चल रहे हैं, तो फिर समाज भी उसी तरह चलती है। ये बड़ी बात आपने अपने मन की कही है। कुछ ऐसी ही मन की बात उमा जी ने भी कही है। उमा जी ने कहा है कि प्रदेश का जो सामाजिक संतुलन है, जातीय संतुलन है, वो बिगड़ रहा है और इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। क्या कहेंगे उनकी मन की बात को? मैं नहीं मानता हूं कि मैं नहीं समझ पाया हूं उनका क्या संदर्भ है, क्योंकि उनका वाक्य मैंने सुना नहीं है। पर मैं ये मानता हूं कि मेरा प्रदेश पे बड़ी पैनी नजर है आपकी। ऐसा हो नहीं सकता कि उनका बयान मैं बताता हूं आपको मैं जो मानता हूं। प्रादेशिक स्तर पर, जिले स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हमारा राष्ट्र, हमारा प्रदेश, हमारा जिला एक गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते में सभी का मान सम्मान तैनात करना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी समाज का हो। हमें मार्ग प्रशस्त करना है हर व्यक्ति के लिए। ये सामाजिक लेंस जो हम लोगों का है जी, ये सामाजिक लेंस को उतार के एक विकास का लेंस हमें पहनना है, देश में प्रगति का लेंस पहनना है। और सदैव हर व्यक्ति का विकास और प्रगति अगर हम लोग पूर्ण रूप से प्रशस्त कर पाए तो हर समाज की प्रगति होगी, हर व्यक्ति की प्रगति होगी। और इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं मनोज, जो इसका संदर्भ आपने नहीं लिया, हर महिला की प्रगति होगी। अगर हम सोचेंगे कि हमारे देश में केवल पुरुषों के आधार पर हमारा देश आगे चलेगा तो हम लोग गलतफहमी में। 50% हमारी मातृशक्ति है इस देश में, और अगर हमने अपनी मातृशक्ति को आगे नहीं किया तो हमारा देश कभी विकास और प्रगति के राह पे नहीं चल पाएगा। तो ये दृष्टिकोण जो हम रखते हैं समाज का, धर्म का, पुरुष महिला का, हर इंसान का लेंस रखें हम लोग। इंसानियत का लेंस होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और इंसानियत और मनुष्यता का लेंस होगा, हर एक का प्रगति होगा, हर एक का विकास होगा, तो ये भारत अग्रसर होगा। जी, प्रदेश को लेकर ही एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा। हाल ही में अभी निकाय चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, तो उन नतीजों को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि हमने देखा आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, ओवरऑल बीजेपी ने बहुत अच्छा किया, मगर कांग्रेस कुछ जिलों में उनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा और उनमें से एक जिला है ग्वालियर। आमतौर पर जो नगरीय चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी बुलंदगी से आगे आई है, चाहे वो जिला पंचायत आप देखो, जनपद देखो, नगर पंचायत देखो, नगर पालिका देखो और नगर निगम भी अगर देखो। लेकिन जरूर कुछ नगर निगमों में, जिसमें ग्वालियर है, जिसमें मुरैना है, जिसमें कटनी है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली में अपनी प्रस्तुतिकरण की है, वहां जरूर हमें ठेस पहुंचा है और इसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। अंत में मैं मानता हूं कि जीत से जरूर खुशी हमें होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन जहां जीत नहीं हुई है वहां सीख लेने का भी समय है और वो विश्लेषण हमें करना चाहिए, कहां हमारी कमी रही, क्या हमारी गलती रही, और दोबारा एक उत्साह के साथ जनता के समक्ष उनका विश्वास जीतने के लिए दोबारा मैदान पे उतरने के लिए पूर्ण ऊर्जा के साथ। लेकिन संगठन में इस तरह की चर्चा है कि दो विचारधाराओं का टकराव हो रहा है, शायद इसी कारण ग्वालियर चुनाव हार गए, वो समन्वय नहीं हो पा रहा, मन नहीं मिल पा रहा है। मैं ये नहीं मानता, मैं मानता हूं कि पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर स्पष्ट सोच विचारधारा है। और इसलिए जो मैंने उदय जी का जो प्रश्न था,
जिन नगर निगमों में हम लोग हारे भी हैं, वहां पार्षद की संख्या सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की रही है। और इस विषय में मैं कहता हूं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, नेता हो या कार्यकर्ता हो, अंत में हमारी पार्टी के झंडा बुलंद होगी, तभी हम लोग बुलंद होंगे। एक बड़ा और सवाल, एक विचारधारा के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। एक बड़ा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, और ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल भी है, शायद किसी ने ना पूछा हो। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, और आज़ादी का जब अमृत महोत्सव चल रहा है तो सिंधिया परिवार को लेकर इससे पहले भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये सवाल उठाते रहे कि आज़ादी की इस लड़ाई में सिंधिया परिवार ने कभी साथ नहीं दिया। चूंकि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में क्या वाकई सिंधिया परिवार ने, सिंधिया राज घराने ने कभी सहयोग दिया, कभी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी? ये समझना चाहता हूं आपसे। मैं चाहता हूं कि जो लोग ये वक्तव्य देते हैं वो इतिहास के पन्नों को पलटें। जी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहली बार इस देश में हिंदवी स्वराज का झंडा बुलंद किया था, और वो हिंदवी स्वराज का झंडा, चाहे नौसेना की हम बात करें, चाहे पैदल सेना की हम बात करें, उसके आधार पर भारत की एक विचारधारा हिंदवी स्वराज के आधार पर जो स्थापित उन्होंने किया, मराठा साम्राज्य, जिसमें सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, पेशवा, ये चार मुख्य परिवार थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उस हिंदवी स्वराज की सोच के आधार पर आगे बढ़े। और अगर आप देखो तो जो पानीपत की लड़ाई में विदेशी ताकतों के विरुद्ध 1761 में सिंधिया परिवार के 12 वीरों ने शहादत पाई थी, और महाजी महाराज, मेरे पूर्वज, उनका पैर कटा हुआ था और युद्ध भूमि में घायल होकर वे वहां रहे थे। उस युद्ध भूमि से उठकर एक पैर के साथ उन्होंने दोबारा अपनी सेना तैनात की, और उसमें सिंधिया परिवार घरानों की महारानियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। चाहे वो गंगाबाई जी हों, चाहे वो ताराबाई जी हों, जिन्होंने अपने घर के जेवरात बेचे ताकि सेना दोबारा, मराठा सेना दोबारा खड़ा हो पाए। और फिर उसके बाद महाजी महाराज ने लाहौर तक जाकर, अटक तक जाकर हिंदवी स्वराज का झंडा गाड़ के रखा, और मराठा साम्राज्य का शीर्ष समय महाजी महाराज के समय में था, जब अटक से कटक तक और भरूच, गुजरात से उत्तर प्रदेश के सीमा तक मराठा साम्राज्य का हिंदवी स्वराज का झंडा लगा था। और पानीपत की लड़ाई के शिकस्त के केवल 10 साल बाद 1771 में पहला योद्धा जिसने दिल्ली पर हिंदवी स्वराज का झंडा फहराया वो महाजी महाराज थे। यह सिंधिया परिवार का इतिहास है। और जहां तक अंग्रेजों की बात हम कहें जी, अंग्रेजों के विरुद्ध 1785 से 1803 तक सिंधिया परिवार के एक एक दिग्गज ने लड़ाई लड़ी। बुरारी घाट में जो पहली हार भारत की माटी में अंग्रेजों को सामना करना पड़ा जी, वो पहली हार बुरारी घाट में सिंधिया परिवार के पूर्वजों के सामने अंग्रेजों को हार मानना पड़ा। और 1803 आज के ही दिन पर, मनोज, सिंधिया जी, आज ही के दिन, आज ही के दिन 11 सितंबर, आज के दिन में जब आजादी के अमृत महोत्सव की हम बात कर रहे हैं जी, सिंधिया परिवार के 3000 सैनिकों ने जंकोजी महाराज के साथ आखिरी लड़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी, जहां शहादत पाई। और आज भी परपटगंज में, दिल्ली के समीप, जी, जी, वो स्तंभ लगा हुआ है कि 3000 मराठा सैनिकों ने वीरगति प्राप्त करवाई। यह सिंधिया परिवार का इतिहास है। तो जो सिंधिया परिवार पे आरोप लगाते रहे कि उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में कभी सहयोग नहीं दिया, लड़ाई नहीं लड़ी, स्वतंत्रता के आंदोलन के 1857 की हम बात करते हैं, महारानी बैजाबाई
अंग्रेजों के खिलाफ 1830 से मुहिम छेड़ रही थी नाना फडणवीस जी के साथ, ताकि अंग्रेजों को उखाड़ के हम लोग भारत से फेंकें। कठिनाई यह है कि एक ही कविता जो लिखी गई है उसी के आधार पर पूरा इतिहास चल रहा है। तो ये उनको जवाब और है। जो लोग इतिहास न पढ़ें, एक कविता की पंक्ति पढ़ें, और जो रानी झांसी के समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय भी जयाजीराव महाराज ने रानी झांसी को मदद करने के लिए सेना भेजी थी, पर उस समय अंग्रेजों ने ग्वालियर किले को पूर्ण रूप से कब्जा कर दिया था। लड़ लड़ के हम लोग हार गए थे अंग्रेजों से, और उस स्थिति में जब रानी झांसी की लड़ाई अंग्रेजों से हुई थी, अंतः तक हम लोग मदद कर रहे थे, पर उस स्थिति में मराठाओं ने लड़ लड़ के मराठा इतिहास को जो न्याय मिलना चाहिए भारतीय इतिहास में, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं, जो 300 साल का गौरवान्वय मराठाओं का इतिहास है, वो इतिहास जो न्याय मिलना चाहिए भारत के इतिहास में आज तक नहीं मिला है। ये बड़ी बात इंडिया न्यूज के मंच से पहली बार हो रही है, क्योंकि एक कविता, उस पंक्ति का जिक्र हमेशा बार बार होता है, और ये कहकर सिंधिया राज परिवार के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है, लेकिन आज पहली बार दत्ताजी महाराज ने, और सुनिए, बुरारी घाट और से में सुनिए, नजीब-उद-दौला के विरुद्ध पानीपत की लड़ाई के पहले जब उनको घेरा गया, मारा गया, तलवार उनके छाती में डाला गया, और नजीब-उद-दौला जब उनके छाती पर नजीब-उद-दौला ने पैर रखा और बोला कि दत्ताजी अब लड़ोगे, तो दत्ताजी महाराज का क्या जवाब था? जी, जिएंगे तो लड़ेंगे। ये सिंधिया परिवार का इतिहास है और ये डॉक्यूमेंटेड है। और वही खून है जो बार बार कहता है कि उसूलों पे आँच आएगी तो लड़ना जरूरी है। मेरे कहने का मतलब है कि इससे पहले इस तरह के आरोप लगातार लगते रहे, लेकिन पहली बार इस मंच से सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने यह बताने की कोशिश की कि स्वतंत्रता और आजादी की लड़ाई में सिंधिया परिवार का क्या योगदान रहा। कौन सा दूसरा एक और उस समय के राजघराने ने दिल्ली पर कब्जा किया था? मनोज, मैं पूछना चाहता हूं, हम उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम राजघरानों की बात करते हैं, कौन सा राजघराना है जिसने दिल्ली पे कब्जा किया? केवल सिंधिया परिवार के महाजी महाराज ने दिल्ली पर कब्जा किया और 11 साल कब्जा रखा। बताइए, ये इतिहास है, तो जो लोग आरोप लगाते रहे उन्हें इतिहास का कम ज्ञान था, या उन्होंने इतिहास ठीक से पढ़ा नहीं, ये कहा जाए? कठिनाई यह है कि इतिहास जो लिखा भी गया है भारत में, और यहां बहुत पैनी नजर से हमको देखनी है, इतिहास जो लिखा गया है वो इतिहास किससे लिखा गया? वो इतिहास अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया है जी। और अंग्रेजों का एक जनरल था मैकॉलियन, पूरा इतिहास मैकॉलियन हिस्ट्री है, और अंग्रेजों के आंखों से क्या कभी अंग्रेज उस व्यक्ति को बड़ा दिखाएगा जिसने अंग्रेजों का सर्वनाश कर दिया हो? आज समय आ गया है भारतीय इतिहास को दोबारा लिखने के लिए भारतीय नजरों से, और भारत के नजरों से इतिहास लिखा भी जा रहा है, इसलिए संकेत उन्होंने दे दिया कि जिएंगे तो लड़ेंगे। लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है, और ये बड़ी भावनात्मक शिकायत है। आप ये बार बार क्यों कह देते हैं कि मैं कल रहा या नहीं रहा? लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं, मुझे भी तकलीफ होती है, ये बार बार क्यों निकल कर आ जाता है? ये बड़ा भावनात्मक प्रश्न है, मध्य प्रदेश की भी जनता इसे कम से कम सुने, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। दो बातें हैं मनोज जी। एक, मैं थोड़ा अध्यात्म में, मैं अपना धर्म मानता हूं अध्यात्म को जी। किसी भी मनुष्य की स्थिति कभी भी इस दुनिया में पक्की नहीं है। भगवान आपको लंबी जिंदगी दे, पर कब आपका बुलावा ईश्वर है, आपको भी लंबी जिंदगी देगा महाराज। मेरा बुलावा है,
ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है। जी। जब हम लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं, हम अपने आप को इतने बड़े योद्धा समझते हैं कि जैसे कोई या कुछ चीज हमको छू नहीं सकता। और मेरे जीवन में वो घटना घटी है 20 साल पहले, जब एक सेकंड में मेरी दुनिया बदल गई। तो मैं भली भांति परिचित हूं कि कुछ चीज इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, और जितना आप अपने आप को उस विचारधारा, उस सोच के साथ के पास निकट रहो कि कोई चीज परमानेंट नहीं है। ना कुर्सी परमानेंट है, कुर्सी तो छोटी चीज है। आपका इस दुनिया में रहना परमानेंट नहीं है। और उस असलियत के साथ हम जितना रूबरू होंगे, उतना हमारा अहंकार इस दुनिया में, इस जिंदगी में कम होगा। उतना ज्यादा लोगों के विरुद्ध नकारात्मक सोच नहीं, लेकिन एक सकारात्मक सोच अपने प्रतिद्वंदी के प्रति भी। जिंदगी में बहुत कम अंश भगवान ने हमको इस पृथ्वी पे दी। प्यार बांटो, अच्छे भावनाओं को बांटो, नफरत को मत बांटो, दुश्मनी को मत बांटो। अपने प्रतिद्वंदी के लिए भी अच्छा सोचो। ये आप करोगे तो उस दरबार में आपकी अगुवाई स्वागत के साथ होगी। ये मैं अपने जीवन में मानता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के बार बार आप जिक्र करते हैं तो आपके चाहने वालों को तकलीफ होती है, और हम समझ सकते हैं, क्योंकि बड़े सिंधिया जी के साथ भी दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना में उनका निधन हो गया था, और इसके पहले भी सिंधिया राज परिवार के जो सदस्य रहे उनके साथ हुआ है। लेकिन इस मंच से हम सभी लोग, पूरा प्रदेश और देश आपकी लंबी उम्र की कामना करता है, और हम भी यहीं पर हैं और आप भी यहीं पे हैं। आप निश्चित रूप पे इतिहास इसे देखेगा और समझेगा भी। उदय, अब आप कुछ। जी बिल्कुल, और इस वजह से सकारात्मक चर्चा भी रखते हैं। जैसे सिंधिया जी भी बता रहे थे, जिंदगी बहुत छोटी है, इस वजह से आप नकारात्मक टिप्पणियां बहुत कम करते हैं, शायद करते ही नहीं है। मगर फिर भी विपक्ष की ओर से नियमों पर, नीतियों पर मैं जरूर करता हूं, व्यक्तिगत में कभी नहीं करता। जी, सामने वाले तरफ से मगर जब बयान आते हैं तो वो उनका कर्म है, उनका कर्म उन्हें मुबारक है, मुझे अपना कर्म करना है। कष्ट होता है मगर आपको कि अभी भी ऐसे तंज कसे जाते हैं, अभी भी उनको एहसास नहीं होता कि वाजपेयी जी ने कहा था, उनका एक बहुत प्रसिद्ध लाइन था ना, जिंदगी में, हाँ नहीं, जिंदगी में वो भी सही, ये भी सही। जी बिल्कुल। मगर आप आज़ादी का अमृत महोत्सव का जिक्र हो रहा था, तो मैं आपको कर्तव्य पथ के बारे में भी एक सवाल ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि हाल ही में वो कार्यक्रम हुआ, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जब राजपथ का नाम बदला गया, कर्तव्य पथ रखा गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसका जो पहले भाग का शिलान्यास हुआ, तो इस डिसीजन और इस निर्णय को आप किस नज़रिए से देखते हैं? और जो उद्घाटन हुआ है नेताजी का स्टैचू और पहला भाग सेंट्रल विस्टा का, आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये सदी और ये 100 साल, आने वाले समय, ये भारत का समय है और ये विश्व जान चुका है। हमारी जो क्षमता है नागरिक होने के नाते, हमारी जो क्षमता है विज्ञान में, अनुसंधान में, बिजनेस में, सामाजिक सेवा में, राजनीति में, योजनाओं में, यह स्पष्ट हो चुका है कि आने वाला समय अमृत काल से शताब्दी काल तक जो हमारा ये सफर रहेगा 25 वर्षों का, इसमें भारत विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह उभरेगा। इसमें मुझे 100% विश्वास है, और यह विश्वास है हमारे नागरिकों के आधार पर। क्या नहीं किया है हमने पिछले 5-8 वर्षों में? उदाहरण के तौर पर, जो देश 100 साल में ऐसा
विश्व रोग नहीं आया जो कोरोना आया है। 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था जी। हम लोग सदैव अपने वैक्सीन्स का आयात करते थे। इमरजेंसी के वातावरण में, आपातकाल के वातावरण में पूरा विश्व जूझ रहा था कि क्या क्या करें, और हमारे देश में 2 वैक्सीन्स का उत्पादन किया और हमने 18 देशों को इसका निर्यात किया। देश के अंदर 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन टीके लग गए। अरे भैया, अमेरिका, इंग्लैंड, ये देश खोज कर रहे हैं कि हम अपना डबल वैक्सीन कब लगवाएं, और भारत में 200 करोड़ वैक्सीन लग गए। क्या क्षमता नहीं है हमारे देश का। आज देश के, विश्व के 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में हम परिवर्तित हो गए, और किसको हमने पीछे छोड़ा? उन्हीं अंग्रेजों को, जो हमारे ऊपर 200 साल राज करते थे। हमने उनको पीछे छोड़ दिया। और इसलिए जो अभी उदय जी ने कहा, वो किंग्स वे, राजपथ को उखाड़ के प्रधानमंत्री जी ने परिवर्तित करके उसे कर्तव्य पथ बनाया है, ताकि उस कर्तव्य पथ पे जो भी चले, चाहे मनोज चले, चाहे ज्योतिरादित्य चले, चाहे उदय चले, उस कर्तव्य के साथ चले कि मेरा देश, मेरी धरती, मेरी भारत माता को हमें उजागर करना होगा और विश्व पे पटल पर हमें लाकर रखना होगा। उस कर्तव्य पथ का एहसास एक एक नागरिक में हो चुका है, मुझे इसका पूरा और विश्वास उसी कर्तव्य को निभाते हुए आप आगे भी बढ़ेंगे। कार्यक्रम का समापन, इस मंच का समापन आप ही के इस कार्यक्रम के साथ हम एक करेंगे। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा जी। क्योंकि ये अपना कर्तव्य कर रहे हैं, सरकार अपना कर्तव्य कर रहा है, मगर हम देख रहे हैं विपक्ष भी अपना कर्तव्य कर रहा है। विपक्षी एकता को लेके जोर दिया जा रहा है। हर दिन एक विपक्ष का नेता कहता है हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को एकत्रित करें और बीजेपी का सामना करें 24 में। तो क्या आपको लगता है ये विपक्षी एकता से आपका सामना हो पाएगा? प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों अनिवार्य है। जितना मजबूत पक्ष होना चाहिए, एक मजबूत विपक्ष भी प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात है, तो हम तो स्वागत करते हैं। और 2024 के मैदान के लिए हम तैयार हैं। आप भी आइए, हम भी होंगे, और अंत में हमारा भगवान, जो हमारी जनता है, वो निर्णय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया न्यूज के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा, जो कि हाल ही में निर्दलीय राज्यसभा सदस्य भी बने हैं, वो आना चाहते थे इस कार्यक्रम में, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनकी व्यस्तता है। उन्होंने बहुत सुंदर सा एक चित्र, पोर्ट्रेट सिंधिया जी के बनवा के भेजा है, वो हमें समर्पित करेंगे और कुछ छोटी सी फॉर्मेलिटी वो भी करेंगे। अजीत मेंडोला जी और मनोज मनु जी ये स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं सिंधिया जी को, कार्तिकेय शर्मा और आईटीवी नेटवर्क के बिहाफ पे। और मैं चाहता हूं कि कुछ जो हमारे बीच जो अतिथि आए हैं वह भी आए स्टेज पे। एक छोटा सा मेमेंटो के तौर पे मैं चाहता हूं कि सिम्स हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मैं चाहता हूं कि श्री अशोक भदौरिया जी स्टेज पे आए, रिटायर्ड सिटी सीएसपी एंड डायरेक्टर इंडेक्स मेडिकल कॉलेज अमालतास ग्रुप इंदौर। भदौरिया जी आप मंच पे आए। वो मेमेंटो लाया जाए, मेमेंटो लाया जाए। तब तक मैं चाहता हूं पटेल भूपेंद्र सिंह रावत भी मंच पे आए। पटेल एंड सन्स पेंडोरा प्रेसिडेंट आईएमसी एमपी, श्री राजेश मिश्रा ब्रांच हेड ग्वालियर कौटिल्या एकेडमी, प्रोफेसर स्वरूप कुमार मोहंती पीएचडी डायरेक्टर प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च ग्वालियर मध्य प्रदेश। बुला लिया सबको। आप स्मृति चिन्ह, आप मेमेंटोस प्लीज लाए जाएं। सिंधिया जी के पास कम समय है, मैं चाहता हूं एक एक करके मेमेंटोस।
तालियों के साथ सबका अभिनंदन हो। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.